अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलामुअलैकुम ऑडियंस, गुमशुदा काफ़िले की एपिसोड 32 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट। बिल्किस बोली, हाँ बहन, जब मैंने ज़्यादा इसरार किया था तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और मैं फहमीदा की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जमील भाई यहाँ चाय पीते ही आपको अपने साथ ले जाएंगे। डॉक्टर कमालुद्दीन ने दोपहर के खाने के लिए कहा है, इसलिए भाईजान और ज़हीर वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर हम कोशिश करेंगे कि फहमीदा घर आकर आराम करने की पर रजामंद हो जाए। नसीरुद्दीन ने पूछा, यूसुफ को होश में आने में कितनी देर लगेगी? डॉक्टर जमील ने जवाब दिया, भाईजान, ऐसी हालत में कोई बात वक़्त से नहीं कहा जा सकती, लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से ये इत्मीनान दिला सकता हूँ कि उनकी हालत ख़तरे से बाहर है और बतदरीज बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी देर आराम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम उसके वालिद को इत्तला कर दें। बिल्किस बोली, नहीं भाईजान, अभी उन्हें परेशान करना ठीक नहीं। मैं रवाना होने से पहले अमीना को फ़ोन करना चाहती थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुझे बर वक्त अकल आई तो मैंने नौकर को भी ये नहीं बताया कि हम अचानक क्यों जा रहे हैं। दोपहर के वक़्त वो सब डॉक्टर कमालुद्दीन के दस्तरखान पर बैठे हुए थे और इस इत्तला से बहुत इत्मीनान महसूस कर रहे थे कि यूसुफ का बुखार बतदरीज कम हो रहा है और नई दवाई जो डॉक्टर जमील ने तजवीज़ की थी वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है। बल्कि इसने यूसुफ को देखते ही फ़ैसला कर लिया था कि वो इसे होश में आते ही लाहौर ले जाएंगे और अब वो सबके साथ अपना फ़ैसला दोहरा रही थी। फहमीदा ने मग़मूम निगाहों से उसकी तरफ देखा तो उसने फ़ौरन कहा, मैं इसलिए कह रही हूँ कि यूसुफ साहब को घर से ज़्यादा हस्पताल में आराम नहीं मिलेगा और जब ये घर आएंगे तो मुझे और मेरी बेटी फहमीदा को इसकी तीमारदारी के अलावा और कोई काम नहीं होगा और मंजूर साहब, इसकी बीवी भी वहाँ मौजूद होगी। नसरीन बोली, चची जान, आपने मेरे मतलब कुछ नहीं कहा। तुम्हारे मतलब मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि तुम्हें भाई बेहद अजीज़ हैं, लेकिन ये भी यकीन है कि तुम यूसुफ से दूर रहकर इससे ज़्यादा दुआएं किया करोगी और मैं तुम्हें बाकायदा फ़ोन पर इतला देती रहा करूँगी। जब तुम्हारे भाईजान होश में आ जाएंगे तो सबसे पहले मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी या तुम्हें इतला दूँगी। टेलीफ़ोन वो अपनी शहज़ादी बहन को करेंगे। चची जान, आप ठीक कहती हैं। जब वो अचानक अमृतसर के स्टेशन पर बिछड़ गए थे तो मुझे उनसे दोबारा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो मैं दुआएं किया करती थी कि एक दिन ये दुआएं कबूल होंगी। अब भी ये दुआ करूँगी कि मैं जब भी लाहौर आऊँ और मुझे चचा जान के घर में दाखिल होते ही भाई जान और अप्पा जान के कह के सुनाई दें। डॉक्टर कमालुद्दीन ने उड़ते हुए कहा, जमील साहब, आप इत्मीनान से उनके साथ बातें करते रहे, मैं अभी राउंड करके वापस आता हूँ। वो चला गया तो नसीरुद्दीन ने जमील से मुखातिब होकर कहा, भाई, एक अहम मसला भी हम तक है, हम में से किसी के जहन में नहीं आया। अगर मुझे ये मालूम होता कि ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं तो मैं एक दिन के लिए भी फहमीदा की रुखसती मुलतवी ना करता। मंजूर बोला, आपको इस मसला पर कितना परेशान नहीं होना चाहिए। जब यूसुफ साहब ज़ख्मी हुए थे तो इस वक्त ही मैंने इस मसला पर संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया था। बदलते हुए हालात में हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह एक ज़रूरी रस्म से दामन बचा सकते हैं। मैं तो समझता हूँ कि भाई यूसुफ और बहन फहमीदा दोनों रस्मी दिखावे को पसंद नहीं करते। डॉक्टर कमालुद्दीन कमरे में दाखिल हुआ। नसीरुद्दीन ने उसे हाथ में अपने करीब बैठने का इशारा किया और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं। यूसुफ का निकाह के फ़ौरन बाद उठकर सिर्फ इतना कह देता कि मेरी दुल्हन को आज ही मेरे साथ रवाना हो जाना चाहिए, तो मैं भी इस बात की परवाह न करता कि दूसरे क्या कहेंगे। मेरे नज़दीक दुल्हन की बारात के लिए सिर्फ दुल्हा का होना काफ़ी है, लेकिन अगर मुझे ये इत्तला मिलती कि यूसुफ लाहौर या किसी और शहर के अस्पताल में पड़ा हुआ है और उसकी हालत मखदूश है, तो मैं इसके बाप को फ़ौरन बता देता कि फहमीदा को लेकर आ रहा हूँ, इसलिए तुम इस जगह अपनी बहू के इस्तकबाल के लिए पहुंच जाओ। और मुझे ये इत्मीनान होता कि अगर मैं बेटी की रुखसती का इसके अलावा कोई और तरीका सोचता तो वो गलत होता। बेटी फहमीदा मुझे हमेशा इस बात पर नादाबत रहेगी। डॉक्टर कमालुद्दीन ने जमील से मुखातिब हुआ कर कहा, यूसुफ की हालत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मैंने सर के मज़ीद एक्सरे लेने का फ़ैसला किया है। कल सुबह अनबाला से 2 डॉक्टर यहाँ पहुँच जाएंगे। वो दोनों तजुर्बाकार सर्जन हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उनसे मशवरा लिया जाए। जमील ने जवाब दिया, भाई, मैं पहले ये सोच रहा था कि मुझे यूसुफ के होश में आने तक यहीं ठहरना चाहिए। मैं 2-3 हफ़्तों की छुट्टी ले लूँगा। इसके बाद अगर आपने मुझसे इत्तफ़ाक़ किया तो मैं उसे लाहौर ले जाऊँगा। डॉक्टर कमालुद्दीन ने कहा, ऐसे में मरीज़ को किसी वक्त अचानक होश आ सकता है, इसलिए मैं इसे फ़ौरी तौर पर प्राइवेट वार्ड में मुंतकिल करने का फ़ैसला किया जाता है।
और उसके बाद फौरी तौर पर प्राइवेट वार्ड में मुंतकिल करना चाहिए। और इससे अगले दिन अनबाला से आने वाले एक कर्नल और एक मैनेजर ने यूसुफ का मुआयना करने और नए और पुराने एक्सरे देखने के बाद मरीज़ की हालत के मुतालिक इत्मीनान का इजहार किया और फहमीदा और इसके वालिदैन को तसल्ली दी। तीसरे रोज़ आदमी रात के करीब फहमीदा यूसुफ के बिस्तर के करीब कुर्सी पर बैठी अपने दिल में ये अल्फाज बार बार दोहरा रही थी, या अल्लाह यूसुफ को सेहत दे, या गफूर रहीम, तुझसे ज़्यादा किसी को मालूम नहीं कि मैं किस कदर बेबस हूँ और इस दुनिया में मेरे तेरे सिवा एक बेबस लड़की का सहारा और कौन है। फिर अपनी दुआओं के साथ अपनी माजी के वो लम्हात भी याद आने लगे जब वो यूसुफ की तहरीर के आईने में उसकी धुंधली सी तस्वीर देखा करती थी और जब पहली ही मुलाकात में उसकी शख्सियत उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि यूसुफ के हलक से कोई मुबहम सी आवाज़ निकली है और उसने इस तरह की हालत में यूसुफ का दायां हाथ पकड़ लिया जिसकी हरकत से बेचैनी ज़ाहिर हो रही थी। चंद सानिये गुजर गए तो उसे यूसुफ के होंठों पर जंबश के साथ एक हल्की थी हुई आवाज़ भी सुनाई देने लगी, फहमीदा फहमीदा फहमीदा। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू टपकने लगे। उसने यूसुफ का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और वो लरजती हुई आवाज़ में कह रही थी, यूसुफ मैं यहाँ हूँ, यूसुफ आंखें खोल कर देखो, तुमने इतनी देर मेरे आंसू मेरी सिसकियाँ कैसे बर्दाश्त की। यूसुफ अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और अब कोई मेरी आंखों में आंसू नहीं देखेगा। यूसुफ ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और कुछ देर एक सकते के आलम में फहमीदा की तरफ देखता रहा। वो कह रही थी, यूसुफ खुदा के लिए इस तरह मेरी तरफ देखते रहो, मेरे लिए इस दुनिया में तुम्हारी निगाहों से दूर रहना एक बहुत बड़ी सज़ा है। यूसुफ ने अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथों में रख दिया और कदरे तवक्कुफ़ के बाद बोला, हम कहाँ हैं? हम अस्पताल में हैं, आपको ज़ख्मी हालत में यहाँ लाया गया था, इस वक्त आपको एक दवाई पिलाना ज़रूरी है, फिर आप इत्मीनान से मेरी बातें सुनते रहें। डॉक्टर साहब कहते थे कि मैं आपके लिए ज़्यादा बातें करना ठीक नहीं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं ना आप। नर्स कमरे में दाखिल हुई, उसने देखते ही कहा, खुदा का शुक्र है, मैं डॉक्टर साहब को इत्तला देती हूँ। फहमीदा बोली, सिस्टर मैं उन्हें बुला लाती हूँ, आप इन्हें दवाई पिला दें। नर्स ने यूसुफ को दवाई का एक घूंट पिला दिया। फहमीदा ने उठते हुए यूसुफ से कहा, डॉक्टर कमालुद्दीन और चचा जमील आपका इलाज कर रहे हैं, मैं उन्हें बुलाती हूँ। अगली सुबह यूसुफ अपने बिस्तर पर नाश्ता कर रहा था। नसरीन और फहमीदा उसके पास बैठी हुई थी। नसरीन का चेहरा कभी मुसर्रत से चमक उठता और कभी आंखें आंसुओं से लबरेज हो जाती। भाईजान, वो शिकायत कर रही थी, ये कितनी ज़्यादती थी कि मेरे सिवा सबको मालूम हो चुका था, आपको होश आ चुका है। बाजी, अम्मी जान, चचा जमील, डॉक्टर कमालुद्दीन और मंजूर साहब आपको देख चुके थे और मैं सो रही थी। फहमीदा बोली, नसरीन तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया था, मैंने दूसरों को भी मना कर दिया था, तुम्हें आराम की ज़रूरत थी और मैं भी चाहती थी कि अगर तुम अपने भाईजान को ज़्यादा बेहतर हालत में देखोगी तो तुम्हें ज़्यादा खुशी होगी। आपा जी, मैंने ये नहीं कहा कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे आपसे शिकायत है कि मैं सारी रात आपके साथ रहना चाहती थी, लेकिन आपने ज़बरदस्ती मुझे अम्मी जान और चची जान के साथ भेज दिया था। अगर आपने बाकी सबके साथ मुझे भी जगा दिया होता तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाता। आपने ये सोचा भी नहीं कि जब भाईजान होश में आकर आंखें खोलेंगे और बात करेंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी। और आपा जान, मैं सोई कहाँ थी, मैंने यहाँ से जाकर पहले नमाज़ पढ़ी थी, इसके बाद देर तक सरबसजूद होकर दुआएं करती रही, इसके बाद बिस्तर पर लेटकर देर तक सिसकियाँ लेती रही। काश आप वो अल्फाज सुन सकती जो सिसकियों के साथ मेरी ज़बान से निकल रहे थे। मेरी शहज़ादी बहन, फिर भी तुमको इस बात पर खुश होना चाहिए कि यूसुफ साहब को तुम्हारी दुआओं से होश आ रहा था। यूसुफ ने कहा, हाँ नसरीन, आपा ठीक कह रही हैं, ये कैसे मुमकिन था कि तुम्हारी दुआओं और सिसकियों के बावजूद मुझे होश ना आता। एक हफ़्ता बाद यूसुफ अस्पताल से नसीरुद्दीन के घर मुंतकिल हो चुका था। शाम के वक़्त डॉक्टर कमालुद्दीन और डॉक्टर जमील के अलावा अस्पताल के 2 और डॉक्टर उनके यहाँ चाय पी रहे थे। गुफ्तगू का मौजू डॉक्टर कमालुद्दीन और का कामयाब ऑपरेशन था। डॉक्टर जमील ने कहा, कमाल भाई, इस लिहाज से तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि नसरीन ने तुम्हें एक अजीम डॉक्टर तस्लीम कर लिया है। वो अगर खुश होकर किसी की तारीफ़ शुरू कर दे तो वो बहुत जल्द मशहूर हो जाता है। बस आपको सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से यूसुफ के जिस्म के ख़तरनाक हिस्से से गोली निकाली थी। मैं उसे बुलाता हूँ। नसरीन इधर आओ, उसने बुलंद आवाज़ में कहा। नसरीन, जो दूसरे कमरे में ख़वातीन के साथ बैठी हुई थी, फ़ौरन वहाँ आ गई तो जमील ने मुस्कुराते हुए कहा, नसरीन, तुम डॉक्टर कमालुद्दीन के कामयाब ऑपरेशन पर बहुत खुश हो ना? चचा जान, हम सब खुश हैं और मैं सबकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, ये जमील ने कहा। लेकिन बेटी, तुम्हें तो शायद ये भी मालूम नहीं कि उन्होंने वो गोली किस तरह निकाली थी। चचा जान, मैं ये कैसे जान सकती हूँ, ये तो डॉक्टर साहब ही जानते होंगे। लेकिन बेटी, मुझे इस बात पर हैरत है कि आपने इतनी अहम बात क्यों नज़रअंदाज कर दी।
चचा जान, अगर डॉक्टर साहब खफा ना हो तो मैं अब पूछ लेती हूँ, नसरीन ने जवाब तलब निगाहों से कमालुद्दीन की तरफ देखते हुए कहा। डॉक्टर कमाल कदरे तवक्कुफ़ के बाद बोला, भाई डॉक्टरों के बाज़ राज ऐसे होते हैं जो हम पेशा लोगों पर ज़ाहिर नहीं किया करते, लेकिन अगर तुम करीब आ जाओ तो मैं तुम्हारे कान में बता सकता हूँ। नसरीन झिझकती हुई आगे बढ़ी और डॉक्टर कमालुद्दीन के करीब खड़ी हो गई। डॉक्टर कमालुद्दीन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपना मुंह उसके कान के करीब करते हुए आहिस्ता से कहा, आपने कभी इन लंबी चूंच वाले परिंदों के मुतालिक सुना है जो दरख्त के किसी हिस्से में छेद करके अंदर छुपे हुए कीड़ों को निकाल लेते हैं? नसरीन ने परेशान होकर कहा, जी मैंने सुना है। सिर्फ सुना है, देखा नहीं। जी देखा भी है। फिर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने यूसुफ साहब की ख़तरनाक गोली निकालने के लिए अपनी चूंच इस्तेमाल की थी, और मैं खुशी से आपको इस बात की इजाज़त देता हूँ कि आप मुझे डॉक्टर कमालुद्दीन के अलावा डॉक्टर चूंच भी कह सकती हैं। नसरीन का चेहरा सुर्ख हो गया और वह भागती हुई दूसरे कमरे में चली गई। एक डॉक्टर ने सवाल किया, सर क्या कहा आपने उसको? कमालुद्दीन ने जवाब दिया, भाई ये एक राज है जो इस वक्त ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। नसीरुद्दीन ने डॉक्टर कमालुद्दीन से मुखातिब होकर कहा, डॉक्टर साहब मुझे आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मौजूद अल्फाज चाहिए, लेकिन मुझे मौजूद अल्फाज नहीं मिल रहे। जब यूसुफ बेहोश था तो हम ये प्रोग्राम बता रहे थे कि अगर उसे अचानक लाहौर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया तो हम उनके वालिद और ख़ानदान के चंद बड़े आदमियों को यहाँ बुला लेंगे ताकि उनके बेटे के साथ बहू को भी रुखसत किया जा सके, लेकिन आपकी कोशिशों के बायस हम एक परेशान कन सूरत हाल का सामना करने से बच गए हैं। अब हम इत्मीनान से अपनी बेटी को रुखसत कर सकेंगे। आपके ख्याल में यूसुफ साहब कितने दिनों तक लाहौर तक सफ़र करने के काबिल हो जाएंगे? कमालुद्दीन ने कहा, जी मुझे उम्मीद है कि 1 हफ़्ता तक ये सफ़र के काबिल हो जाएंगे, लेकिन लाहौर पहुंचकर उन्हें चंद हफ़्ते आराम करना पड़ेगा। अगर मुझे ये इत्मीनान ना होता कि लाहौर में हम डॉक्टर जमील उन्हें हर रोज़ देख लिया करेंगे तो मैं उन्हें इसी घर में चंद हफ़्ते और आराम का मशवरा देता। जमील ने कहा, भाई साहब मैं छुट्टी मनसूख करके वापस लाहौर जा रहा हूँ। उम्मीद है कि 6-7 दिन बाद दोबारा यहाँ आकर यूसुफ साहब को अपने साथ ले जाऊँगा। नसीरुद्दीन बोला, कल हमने मंजूर अहमद को भेज दिया था और उम्मीद है उसने मुनासिब तरीके से यूसुफ के वालिद और दूसरे अजीज़ों को तसल्ली कर दी होगी। अब्दुल करीम साहब से टेलीफोन पर मेरी बात हो गई थी और उन्होंने भी मशवरा दिया था कि मौजूदा हालात में हमें यूसुफ के ज़ख्मी हो जाने के वाक़यात को ज़्यादा मुश्तहिर नहीं करना चाहिए। भाई अब्दुल अजीज़ ने भी यही ताकीद की थी। कहते थे कि यूसुफ पर हमला करने वालों में से एक जराइम पेशा पीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसके बाकी साथी भी जल्द पकड़े जाएंगे। और पीर कोकेशा के जो ख़ास चीले हैं उसके साथ रहते थे, उनमें से एक वादा माफ़ गवाह बन गया है। फिर दिन बाद वो दोपहर का खाना खा रहे थे कि दूसरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। नसीरुद्दीन उठा और 2 मिनट बातें करने के बाद वापस आकर बोला, जमील शाम को यहाँ पहुँच रहा है। वो कहता है कि यूसुफ और आपा बल्कि सुबह मेरे साथ लाहौर आने के लिए तैयार रहें। नसरीन बोली, अब्बा जान हमें भाई जान और चची जान को रुखसत करने के लिए स्टेशन तक जाने की इजाज़त होगी ना? बेटी तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैंने पहले कभी तुम्हें मना किया है? अब्बा जान मैं इसलिए पूछ रही थी कि अगर आपने अब्बा जान को इजाज़त ना दी तो ये अच्छी बात नहीं होगी। बल्कि इस बोली, नसरीन तुम्हारे जहन में हमेशा कोई नई बात आती है, तुम्हें ये कैसे ख्याल आया कि भाईजान फहमीदा को हमारे साथ स्टेशन तक जाने से मना कर देंगे? नसरीन बोली, चची जान मैं दरअसल आपा जान को ये तसल्ली देना चाहती थी कि उन्हें भाईजान को घर की बजाय रेलवे स्टेशन पर जाकर अलविदा कहने की इजाज़त मिल जाएगी। फहमीदा ने नसरीन के बाजू चुटकी ली और कहकर एक तरफ हटते हुए बोली, आपा जान मैंने ऐसे ही बात कह दी थी, वरना मुझे यकीन है अम्मी और अब्बू आपको ज़रूर ले जाएंगे। फिर वो यूसुफ से मुखातिब हुई, भाई जान मैं इम्तिहान में अव्वल आने का वादा कर चुकी हूँ, वरना चची जान को मजबूर करती, वो किसी न किसी बहाने मुझे अपने साथ ले जाती। लेकिन भाई जान मैं आपके लिए इस दुआएं किया करूँगी और आपको मालूम है कि जो लोग मेरी आंखों से ओझल होते हैं उनके मुतालिक मेरी दुआएं ज़रूर सुनी जाती हैं। और वहाँ भाईजान मुझे डर है कि आपको रुखसत करते वक्त एक बात सब भूल जाएंगे, वो ये है कि आपके मसौदे के मुतालिक चचा जमील ने कहा था ये कीमती चीज़ है, इसलिए मैं उसकी हिफाजत करूँगा। जमील साहब ने वो मसौदा पढ़ा था? हाँ भाईजान, उन्होंने बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा था और आपके मुतालिक ये कहा था कि आप बहुत बड़े राइटर बनने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो दोबारा आएंगे तो आपका पहला मसौदा भी पढ़ने के लिए साथ ले जाएंगे और इत्मीनान से पढ़ेंगे। भाईजान आप फ़िक्र ना करें, ये चचा जान आपके मसौदे गुम नहीं होने देंगे। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी तुम्हारे चचा तुमसे ज़्यादा होशियार हैं। बल्किस बोली, कॉलेज दाखिल होने से पहले जमील भी बड़ी दिलचस्पी कहानियाँ लिखा करता था, लेकिन मेडिकल में दाखिल होने के बाद उसने सिर्फ तवज्जो नहीं दी। बहरहाल मेरे लिए खुशी की बात है, किसी मामूली तसनीफ़ की तारीफ़ नहीं कर सकता। सफ़िया बोली, जमील ने डॉक्टर कमालुद्दीन और नसरीन के अब्बाजान के सामने भी आपकी तारीफ़ की थी
और मुझे बेहद खुशी हुई थी। अगली सुबह यूसुफ, बल्कीस और जमील फर्स्ट क्लास के रेज़ो डिब्बे में लाहौर जाने के लिए सवार हो रहे थे। जमील गुज़िश्ता शाम लाहौर से कार पर आया था। डॉक्टर कमालुद्दीन से मशवरा करने के बाद ये फ़ैसला हुआ कि यूसुफ के लिए गाड़ी का सफ़र करना ही ज़्यादा आसान होगा। चुनांचे कार वापस भेज दी गई। यूसुफ को एक सीट पर लटा दिया गया, वरना रवाना होने से 2-3 दिन कबल अब्दुल अजीज़ की तरफ से ये इत्तला मिल चुकी थी कि वो 4 दिन बाद 10 दिन की छुट्टी लेकर घर आएंगे। भैया अब जब 10 दिन की छुट्टी लेकर घर आएंगे तो नसरीन ने फहमीदा का बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, आपा जी आपको अभी तक वो काम याद नहीं आया और गाड़ी भी चलने वाली है। नसरीन, वो काम मुझे याद है, वो ख़त भी साथ ले आई हूँ, लेकिन मैं जब तुम्हारे भाईजान को देखती हूँ तो कुछ कहने का हौसला नहीं होता। यूसुफ ने परेशान सा होकर कहा, देखिए जी अगर कोई बात मेरे मुतालिक है तो मैं आपको बिला ताख़ीर कह देनी चाहिए। फहमीदा ने कहा, जिस दिन आप अस्पताल से फारिग हुए थे उसी दिन हमें आपके अब्बा जी का ख़त मिला था। मैंने वो ख़त खोल कर पढ़ा तो मुझे आपसे उसका जिक्र करने की ज़रूरत ना हुई, और अब मुझ पर एक और खौफ सवार है। अगर मैंने इतने दिन गुजरने के बाद ये बात की तो आप मुझ पर बरस पड़ेंगे। इसलिए बात करने से पहले मैं अपनी ज़िंदगी की पहली गलती के लिए आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। ऐसी खबर सुनाने और सुनने के लिए बहुत हौसले की ज़रूरत है। यूसुफ ने गौर से फहमीदा की तरफ देखा। जब मैं वहाँ से चला था दादी जान की सेहत ठीक नहीं थी। अम्मी जान की वफ़ात के बाद मैं कुछ वहमी सा हो गया हूँ। अगर इस ख़त में मेरी दादी जान के मतलब कोई ख़बर नहीं तो ये इस कदर अहम नहीं हो सकता कि आपको बताने से पहले माफ़ी मांगने की ज़रूरत पेश आए। और अगर दादी जान के मतलब कोई तशवीशनाक बात लिखी है तो भी आपको बता देना चाहिए। फहमीदा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, उनके ख़त में लिखा है कि दादी जान फ़ौत हो गई हैं। यूसुफ ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और देर तक हाथ उठाकर दुआ करता रहा, यहाँ तक कि उसके आंखों से आंसू टपक पड़े। फिर वो फहमीदा से मुखातिब हुआ, फहमीदा तुमने कोई गलती नहीं की। अगर ख़त मुझे फ़ौरन दिखा दिया जाता तो इसका नतीजा यही हो सकता था कि मैं डॉक्टरों के मशवरे के ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द घर पहुँचने की कोशिश करता और मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती। गाड़ी ने वैसल दिया और वो उतर पड़े। फहमीदा ने सफ़िया से मुखातिब होकर कहा, अम्मी जान मैंने उन्हें बता दिया और वो मुझसे खफा नहीं है। उनके लहजे से मालूम होता था कि वो मुझे यही करना चाहिए था। जब गाड़ी लाहौर के रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी तो सबसे पहले अमीना और मंजूर उनके डिब्बे में दाखिल हुए। वो यूसुफ को सहारा देकर नीचे उतारना चाहते थे, लेकिन उसने कहा, भाई मैं ठीक हूँ, सिर्फ चची जान के हुक्म की वजह से लेटा हुआ हूँ। डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। अमीना आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। चची जान मुझे आपसे हमेशा ये गिला रहेगा कि आपने जलंधर जाते हुए भी खबर ना दी, और मंजूर साहब ने भी कल ही मुझे बताया था। बल्कीस ने जवाब दिया, बेटी मैं जिन लोगों से प्यार करती हूँ उन्हें बिला वजह रुलाना पसंद नहीं करती, और मंजूर ने भी ये अच्छा किया है कि आपको फ़ौरन नहीं बताया। हमने यूसुफ के गांव में अभी तक ये खबर नहीं भेजी थी, वरना वो सब लोग भी परेशान होते, और अगर लाहौर पहुँचने का प्रोग्राम जल्दी ना बन जाता तो मैं यकीनन तुम्हें टेलीफ़ोन करती। मंजूर अहमद ने सामान कुल्ली के हवाले किया और यूसुफ ने गाड़ी से उतरने में पहल की। थोड़ी देर बाद वो कार पर सवार हो रहे थे। बल्कीस अमीना के साथ अगली सीट पर बैठी हुई थी और पिछली सीट पर डॉक्टर जमील, मंजूर और यूसुफ बैठे हुए थे। जब अमीना ने गाड़ी बाएं हाथ मोड़ी तो बल्कीस ने पूछा, बेटी तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? अमीना ने जवाब दिया, चची जान हमारे घर में आपका इंतज़ार हो रहा है। और आपका खाना भी वहीं तैयार किया गया है। मैंने आपको ड्राइवर और नौकर को भी इत्तला दे दी थी कि वो खाने के वक्त वहाँ पहुँच जाएँ। अब्दुल करीम के घर से खाना खाने के बाद यूसुफ डॉक्टर जमील और बल्कीस के साथ उनके घर गया। रात को सफ़र की थकावट के बायस वो नींद महसूस करने लगा। डॉक्टर जमील ने उसका मायना करने के बाद उसे नींद आवर दवा पिला दी और बिस्तर पर लेटे ही गहरी नींद सो गया। सुबह जब वो नींद से बेदार हुआ तो मंजूर, अमीना और बल्कीस उसके बिस्तर के गिर्द बैठे हुए थे। उसने उठकर बैठते हुए कहा, मेरा ख्याल है मैं बहुत देर तक सो रहा हूँ और मैं कोई बहुत लंबा ख्वाब देखता रहा हूँ। करवट बदलते वक्त मेरे ख्वाब का सिलसिला टूट चुका था, लेकिन जब दोबारा नींद आई तो फिर ख्वाब वहीं से शुरू हो जाता था। मैंने अपनी दादी, दादा और अम्मी जान को देखा है। मैंने अपनी इस खूबसूरत घोड़ी पर सवारी भी की है जो गाँव से मेरी गैर हाजिरी के दौरान मर गई थी। चची जान मैं ऐसा महसूस करता हूँ मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हूँ। बेटा तुम बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाओगे। आप अब नाश्ते की तैयारी करें। अमीना ने उठकर कहा, मैं भाईजान के लिए नाश्ता लाती हूँ। यूसुफ ने मंजूर से पूछा, मंजूर साहब क्या वक्त होगा? मंजूर ने घड़ी देखते हुए कहा, यार 10:15 बज चुके हैं, अब तुम उठो और नाश्ते की तैयारी करो। यूसुफ कमरे से बाहर निकला और थोड़ी देर बाद वो तौलिए से मुंह पूंछता हुआ वापस आया तो तपाई पर नाश्ता और चाय रखी हुई थी। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मेरे साथ कोई शरीक नहीं होगा? मंजूर ने जवाब दिया, भाईजान हम दोबारा नाश्ता कर चुके हैं। एक बार घर से करके आए थे और दूसरी बार चची जान और डॉक्टर जमील के साथ। वो इस पर बहुत मुतमिन थे कि आप गहरी नींद सो रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है अमीना बहन ने मेरी खातिर थोड़ी बहुत भूख ज़रूर बाकी रखी होगी।
अमीना बोली, भूख तो बिल्कुल नहीं भाईजान, मैं आपके साथ चाय की प्याली पी लूँगी। नाश्ते के दौरान यूसुफ ने कहा, मंजूर साहब, आपने हमारे घर वालों को अच्छी तरह मुतमिन कर दिया था कि मैं बखैरियत हूँ। जी हाँ, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। आपके अब्बा जान ने मुझे देखते ही कह दिया था यूसुफ यकीनन नई किताब लिखने में मसरूफ़ हो गया होगा। अब तो मैं भी यही दुआ करता रहूँगा कि खुदा उसकी मेहनत में बरकत डाले, लेकिन अगर वो घर बैठ कर लिखता तो उससे ज़्यादा सुकून मिलता। और फिर मैंने ये कह दिया था कि इंशाल्लाह यूसुफ साहब 3-4 हफ्तों तक यहाँ आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अब आप भी उन्हें ख़त लिख दें। 3 हफ्ते बाद यूसुफ से सुबह की नमाज से फारिग होकर सहन में टहल रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया तो उसने फहमीदा की दिलकश आवाज़ सुनाई दी, देखिए जी, अब्बा जान ने बहुत सवेरे कॉल बुक की थी और अब वो बाहर निकल गए हैं। अम्मी जान नमाज़ पढ़ते ही दोबारा सो गई थी, इसलिए अब्बा जान मुझे कह गए थे कि जब कॉल मिले तो बात कर लेना। अब्बा जी इस बात पर बहुत खुश थे कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं और कल अपने घर जा रहे हैं। यूसुफ ने जवाब दिया, उनका शुक्रिया, लेकिन मेरे लिए आपकी खुशी ज़्यादा अहमियत रखती है। यूसुफ साहब, इंसान अपनी खुशी और गम बयान नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि ये खुशी मुझे बेहिसाब आंसू और अनगिनत दुआओं के बाद हासिल हुई है। परसों जब चचा जमील का फ़ोन आया था तो मैं इंतहाई खुशी के आलम में लग गई थी। यूसुफ ने कहा, फहमीदा, मैं दुआ करता हूँ कि मैं अपनी बातें ज़िंदगी में तुम्हें कभी रोता हुआ ना देखूँ, और अगर मेरा बस चले तो मैं सारी दुनिया में तुम्हारी दिलकश मुस्कुराहटें बिखेर दूँ। देखिए जनाब, वो मुस्कुराहटें जो आपको पसंद हैं मैं उन्हें इस कदर बेदर्दी के साथ लौटाना पसंद नहीं करूँगी। चचा जमील ने आपके मसूदे पढ़ने के बाद मुझे एक तवील ख़त भेजा था और मैं खुशी से पूरी नहीं समाती थी। उनके ख़त से अम्मी, अब्बू, नसरीन और बाकी सब भी बहुत खुश थे। आपा, खालदा और मोहम्मद उमर भी इस दिन यहाँ आए हुए थे। उनकी ख्वाहिश थी कि नसरीन चंद दिन के लिए हमारे गांव की सैर कर आए। उसने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब आपका ख़त मिला कि आपको घर जाने की इजाज़त मिल गई है तो वो अचानक आपा खालदा के साथ जाने पर तैयार हो गई। यूसुफ रुखसत होते वक्त वो मेरे कान में ये कह गई थी कि अगर मौका मिला तो मैं उमर या उसके अब्बू के साथ आपके गाँव हो आऊँगी। यूसुफ बोला, देखो फहमीदा, अपने ख़त में ये भी लिख दीजिए कि मुझे अपने प्रोग्राम की इत्तला ज़रूर दे, ताकि जो वो कश्ती पर दरिया अबूर करे तो उन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए दूसरे किनारे पर घोड़े मौजूद हों। मैं इस लिहाज से यकीनन खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारे ख़ानदान के दूसरे लोगों की तरह डॉक्टर जमील साहब भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने बड़े गौर से सौदे पढ़े थे और कहीं कहीं मेरी इत्सलाह भी कर दी है और ये भी कहा है कि वो दोबारा पढ़ना चाहते हैं। इसलिए जो ज़िम्मेदारी मैं आपको सौंपा करता था वो उन्होंने अपने ज़िम्मा ले ली है। फहमीदा बोली, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जिस चीज़ को मैं पसंद करूं वो मेरे चचा नापसंद नहीं कर सकते। जनाब, इस दुनिया में कोई इंसान भी आपको पसंदीदा चीज़ को नापसंद नहीं कर सकता। शायद यही वजह है कि लोग मुझ जैसे बेकार आदमी को भी पसंद करने लगे हैं। देखिए जी, मेरे सामने आप बेकार कहने की ज़रूरत कोई नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप घर पहुँच मुझे हफ्ते में कम से कम 1-2 बार ज़रूर ख़त लिख लिया करें। कोशिश तो यही करूँगा कि हर रोज़ लिखा करूँ, लेकिन अगर नई किताब लिखने का मूड ज़्यादा गालिब आ गया तो मैं हर हफ्ता की मुकम्मल डायरी आपको भेजा करूँगा। खुदा के लिए डायरी ज़रूर लिखा करें। मैं सबको आपका सलाम दूँगी। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। ये कहते हुए उन्होंने अपनी कॉल ड्रॉप कर दी, क्योंकि अगली कहानी में एक कमसन मेहमान आने वाला है, इसलिए मैं इस कहानी का अख्ताम इधर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह अगली कहानी में आप देखेंगे कि वो कमसन मेहमान कौन है। तो मेरे साथ रहिए।